हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का ट्रेंड्स इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक्शंस टू फाइट रेजिस्टेंट एंड बैक्टीरियल परसिस्टेंस के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर लेक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। सबसे पहले ट्रेंड्स इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि करंट जो ट्रेंडिंग है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑलरेडी हम लोग इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज बिकम अ क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ थ्रेट ग्लोबली। देखिए जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स बन रही है, एंटीबायोटिक का यूजेस भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जा रहा है और लोग के अंदर अवेयरनेस कम है और वो कोई भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं एंटीबायोटिक, हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे रेजिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब जैसे कि जा रहे एंटीबायोटिक का मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आपका ह्यूमन मेडिसिन के अकॉर्डिंग आपका जो है, और एग्रीकल्चर में भी सेम थिंग है और आपका वेटनरी प्रैक्टिसेस में भी। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इस टाइम ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि एंटीबायोटिक जितने डेवलप नहीं हो रहे उतनी तेज़ी से जो बैक्टीरिया है वो आपके रेजिस्टेंस हो रहे हैं। सो देखिए सबसे पहला क्या, आपका इंक्रीजिंग प्रिवलेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस, एमडीआर आपके जो है पैथोजेंस में काफ़ी ज़्यादा आपका इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि escape pathogen, the group of bacteria that had developed significant resistance includes, कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो कि एक सिग्निफिकेंट आपके ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका इंट्रोकोकस फैसियम है, स्टिफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। इसी तरीके से आपका इंट्रोबैक्टर आपका है, ठीक है। अब ये सारे क्या है कि एक स्पेसिफिक आपके एंटीबायोटिक के लिए वो रेजिस्टेंस अपना डेवलप कर चुके हैं। सो इनकी वजह से क्या होता है कि ये ज़्यादातर आपके हेल्थ जो भी हम ट्रीटमेंट होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। सो एमडीआर बैक्टीरिया आर नाउ कॉमनली फाउंड इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट आपके जो बैक्टीरिया जो आपके बैक्टीरिया है, ठीक है, वो ज़्यादातर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आपका मिलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रीटमेंट का फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं और मॉर्टेलिटी रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से, है ना। अब वो जाहिर सी बात है, अगर हम कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंटीबायोटिक का और पेशेंट ऑलरेडी उससे रेजिस्टेंस बैक्टीरिया से आपका इन्फेक्टेड है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रीटमेंट प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या, आपका इमरजेंसीज ऑफ कार्बापेनम रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, इस टाइम ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जहाँ पे जो कार्बापेनम रेजिस्टेंट फॉर एग्जांपल क्लेप्सियला निमोनी है और आपका एकाइनोबैक्टर बर्मैनी है, ठीक है, जो कि आपका लीडिंग कॉज है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के। ये क्या करते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो पेशेंट है उन पर ज़्यादातर इफेक्ट डालते हैं। ये क्या करते हैं, कार्बापेनमेज के बेसिकली क्या करते हैं कि जो कार्बापेनमेज है वो एक तरीके से जो एंटीबायोटिक्स है उनको डीएक्टिवेट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्शन करते हैं कार्बापेनेमेसिस का, जो कि आपका कह सकते हैं कि डीएक्टिवेट करते हैं किसको, लास्ट रिसोर्ट जो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा आपका राइजिंग फ्लूरोक्विनोलोन और आपका मैक्रो लीडिंग लीड का है, ठीक है। मैक्रो लीड आपका है रेजिस्टेंस। इसमें देखिए क्या है, नाइजीरिया जो गोनोरई है वो आपका इंक्रीज रेजिस्टेंट फ्लोरोक्विनोन के लिए दिखा रहा है, और साथ ही साथ में आपका जिसको हम सिप्रोफ्लेक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। आपका ये ज़्यादातर आपके एरिथ्रोमाइसिन और जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं जो आपकी नाइजीरिया गोनोरई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है उनको ट्रीट करना काफ़ी ज़्यादा हार्डर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेजिस्टेंस इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी रेजिस्टेंस मिल रहा है, जैसे कि आपका मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टिफाइलोकोकस ऑरियस, जिसको एमआरएसए के नाम से वैसे लोग जानते हैं, remains a global issue causing both community acquired and hospital acquired infection। ये community acquired और hospital infection दोनों आपका cause करता है। और ज़्यादातर क्या होता है कि जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है वो मेथिसिलिन से आपका रेजिस्टेंस हो जा रहा है, जिसकी वजह से इसके ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन जाती है। वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंट्रोकोकस, वेंकोमाइसिन से रेजिस्टेंट आपका एंट्रोकोकस, ठीक है, वो भी हॉस्पिटल सेटिंग्स में काफ़ी ज़्यादा आपका स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आ रही है। फिर आपका ग्लोबल स्प्रेड ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज प्रोड्यूसर्स, ग्लोबली देखिए कि आपका ESBL प्रोड्यूसिंग एंट्रोबैक्टीरियाई
such as E. coli and Klebsiella pneumoniae exhibit resistance to penicillin, cephalosporins and monobactam, significantly limiting treatment option. देखिए जो आपका ये क्लेप्सियला निमोनिया है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये रेजिस्टेंट करते हैं किसको, पेनिसिलिन हो गया आपका, सिफेलोस्पोरिन्स हो गया, आपके मोनोबैक्टम्स हो गए, जिसकी वजह से बहुत ही लिमिटेड आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन बच जाते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग ये भी है कि बहुत ही लिमिटेड आपके एंटीबायोटिक्स ही रह जाते हैं जिससे ट्रीट किया जा सकता है। फिर क्या आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ट्यूबरक्लोसिस में भी है, आपका मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट है, ठीक है, ज़्यादातर आइसोनियाजाइड और रिफार्मसिन रेजिस्टेंट मिलता है जिसके लिए आपका सीबी नाट कराया जाता है। फिर आपका एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट जहाँ पे एक्सडीआर है, यानी कि रिफार्मसिन से भी है, फ्लोराक्विनोलोन से भी है, एंड एटलीस्ट 1 सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग से, फॉर एग्जांपल एक आपका फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक है, दूसरा सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल जो आपकी मेडिसिन आती है उससे भी वो रेजिस्टेंट है, तो उस कंडीशन में भी काफी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए एक्शन क्या लेने चाहिए आपको फाइट करने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। तो देखिए सबसे पहला क्या है, टू कॉम्बैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट अ मल्टी फेसिटेड अप्रोच इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट एजेंसीज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, रिसर्चर्स एंड द पब्लिक इज रिक्वायर्ड। देखिए सभी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, पब्लिक की तरफ से भी इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा हेल्प की जरूरत पड़ती है, जो गवर्नमेंट एजेंसी है, साथ ही साथ जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और रिसर्चर्स है, इन सभी को मिलकर के वर्क करना होगा, ठीक है, तभी हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट से फाइट कर सकते हैं। सबसे पहला देखिए क्या, एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम, एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम जो हॉस्पिटल जो है वहाँ पे बेसिकली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो एंटीबायोटिक यूज है उसको काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सके, ठीक है, मिनिमाइज अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन, जो भी अननेसेसरी प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं उसको कम कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका एक तरीके से जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक सिर्फ वही दिया जाना चाहिए। फिर क्या आपका प्रमोटिंग रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन इन रिड्यूसिंग एंटीबायोटिक ओवर यूज। देखिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाने चाहिए, ताकि उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि बैक्टीरियल और जो वायरल इन्फेक्शन उनके बीच का डिफरेंस पता चल सके, ठीक है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, जिससे कि एंटीबायोटिक का ओवर यूज से आप बच सके। नेक्स्ट है हमारे सर्विलांस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो भी हॉस्पिटल्स हैं या फिर अदर जो आपके पब्लिक हेल्थ वर्कर्स हैं उनका बेसिकली क्या काम होता है, वो प्रॉपर मॉनिटर करते रहते हैं, सर्विलांस, ठीक है। द ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड यूज सर्विलांस सिस्टम बाय द WHO कलेक्ट डेटा ऑन रेजिस्टेंट पैटर्न। देखिए ऑलरेडी WHO ने एक कमेटी बनाई हुई है, ठीक है, जो कि ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट एंड यूज सर्विलांस सिस्टम के नाम से आपका है, जो कि कलेक्ट करते हैं जो रेजिस्टेंट पैटर्न है उसकी डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। फिर सेकंड है नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है, ये बेसिकली जो फूड बॉर्न बैक्टीरिया में जो रेजिस्टेंट डेवलप होता है उसको ये ट्रैक करते हैं। फिर उसके बाद क्या आपका थर्ड क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ नोवेल एंटीबायोटिक्स एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज। अब देखिए जो रिसर्चर्स हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, नोवेल एंटीबायोटिक की क्लासेस बेसिकली सर्च कर रहे हैं, जो कि आपका अल्टरनेटिव थेरेपीज में भी आ जाते हैं, एंड एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स हैं बेसिकली वो क्या कह सकते हैं, बी लैक्टामेज इनहिबिटर्स, ठीक है, जो कि बेसिकली है नॉवेल एंटीबायोटिक्स की क्लासेस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यूज ऑफ फेज थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड प्रोबायोटिक्स टू कॉम्बैट रेजिस्टेंट इन्फेक्शन। देखिए फेज थेरेपी एक है जो कि आपका इंक्लूड किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड प्रोबायोटिक्स टू कॉम्बैट रेजिस्टेंट इन्फेक्शन को आपको फाइट करने के लिए इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स। इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, ओके। तो देखिए इसमें क्या है आपका कि ये लोगों को भी आपके मेजर्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से प्रॉपर, जैसे कि हैंड हाइजीन पे फोकस करना, स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना, हॉस्पिटल्स में खास करके हॉस्पिटल कंट्रोल प्रोग्राम, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स होना चाहिए, ये हॉस्पिटल्स के लिए बात हो रही है। बाहर भी लोगों को हैंड हाइजीन के लिए अवेयर करना चाहिए, और एंटीबायोटिक के बारे में उनके जो यूजेस हैं उनको लिमिट करने के लिए लोगों को आप
बता सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम बेसिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ताकि जो बैक्टीरिया की को इन्फेक्शन से वो आपकी रिड्यूस हो, ठीक है। फिर क्या आपका रिड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स यूज इन एग्रीकल्चर, लिमिटिंग द नॉन थेरेपेटिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक। देखिए जो एग्रीकल्चर है ना उसमें भी जो एंटीबायोटिक का यूज है उसको भी रिड्यूस करना चाहिए ताकि जो नॉन थेरेपेटिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स है उनको लिमिटेड रखना चाहिए। दूसरा क्या implementing alternatives such as probiotics, prebiotics and bacteriophage treatments for livestock diseases। जो livestock diseases है उसमें कुछ alternatives का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे प्रोबायोटिक्स हो गए, प्रीबायोटिक्स हो गए और बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन, जो कि लोगों को अवेयर करने के लिए भी होना चाहिए। प्रमोटिंग रेशनल एंटीबायोटिक यूज थ्रू पब्लिक हेल्थ कैंपेन, जो रेशनल एंटीबायोटिक यूज है ना उसको पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स के थ्रू लोगों को बताना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। एजुकेटिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट अबाउट द रिस्क ऑफ सेल्फ मेडिकेशन, हाँ खुद से जो मेडिकेशंस ले लेते हैं उसके रिस्क क्या क्या है, ये जितने भी हेल्थ वर्कर प्रोफेशनल्स है जो पेशेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज से क्या होता है ये भी उन्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या आपका बैक्टीरियल परसिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो बेसिकली आपका जेनेटिक उनके पूरा चेंजेस पे बेस्ड रहता है। पर जो बैक्टीरियल परसिस्टेंट क्या है आपका एक तरीके से एक फिनोमेना है इन विच अ सब पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल कॉल्ड परसिस्टर्स। देखिए कुछ सब पॉपुलेशन है बैक्टीरियल सेल के जिनको परसिस्टर्स कहा जाता है, वो क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को वो सरवाइव कर जाते बिना ही किसी भी जेनेटिक रेजिस्टेंट एक्वायर किए हुए, ठीक है। कोई भी जेनेटिक रेजिस्टेंट वो एक्वायर नहीं करते बट फिर भी वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट को सरवाइव कर जाते हैं, उनको बेसिकली परसिस्टर्स कहते हैं। ये सब पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स है। दिस persisters remain dormant और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। देखिए ये क्या करते हैं कि जब भी एंटीबायोटिक हम लेते हैं तो उस कंडीशन में ये स्टेबल हो जाते हैं और मेटाबॉलिकली इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिससे कि जो एंटीबायोटिक का इफेक्ट है उसको ये क्या करते हैं बेसिकली इन्वेड करते थे, क्योंकि जो आपके एंटीबायोटिक्स है वो ज्यादातर टारगेट करते हैं ग्रोइंग बैक्टीरिया पे, ठीक है। दैट्स वाई क्या करते हैं कि अपना जब मेटाबॉलिक इनएक्टिव हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या होता है कि बिल्कुल ही एंटीबायोटिक उन पे वर्क नहीं कर पाता। अब जब एंटीबायोटिक का प्रेशर जैसे ही रिमूव हुआ उस कंडीशन में ये सेल क्या होते हैं रिवाइव हो जाते हैं और रीपॉपुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक का प्रेशर है इन्होंने मेटाबॉलिकली खुद को इनएक्टिव कर दिया और ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही एंटीबायोटिक आपका रिमूव हुआ उसका प्रेशर वो वैसे ही रीपॉपुलेट करने लगते हैं और जिसकी वजह से जो आपका इन्फेक्शन उसका रीअकरेंस होता है। तो ये बैक्टीरियल परसिस्टेंट था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट में क्या था वो आपका जेनेटिकली बेसिकली खुद को रेजिस्टेंट बना रहे थे, ठीक है। तो ये चीजें थी। ओवरऑल कंक्लूजन में हम लोगों ने फिलहाल तो यही पता है हमें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट काफी ज्यादा मेजर थ्रेटनिंग है और बैक्टीरियल परसिस्टेंट भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अब उनके मैकेनिज्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और भी जो टॉपिक है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वैसे बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई, सो मैं अभी देखती हूँ धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी कि अभी मैं कम्युनिटी का भी एक वीडियो आज अपलोड कर दूँ। ओके, थैंक यू सो मच।